नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश के खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, मैं इस सम्मान के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त करता हूं। यह सम्मान सिर्फ मेरे लिए नहीं, यह सम्मान हमारे देश के सांस्कृतिक सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को दर्शाता है, जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है। मैं यह पुरस्कार भारत और साइप्रस के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता, हमारे साझा मूल्यों और एक दूसरे के लिए आपसी समझ को समर्पित करता हूँ। ऐसे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व मैं समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे। मैं फिर एक बार इस सम्मान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। साइप्रस के भी राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आ चुके हैं और अगर हम जैसे रक्षा क्षेत्र के सहयोग की बात कर रहे थे, तो चाहे हम एरो इंडिया की बात करें, वहाँ भी साइप्रस साथ में है, उन्होंने भी भागीदारी की थी, या हम जो डिफेंस अटैचे हैं जो कायरो में बेस्ड हैं, लेकिन वो साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग के क्षेत्र में बातचीत करते आए हैं। ये मात्र एक उदाहरण है जो ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच में विभिन्न स्तर पर बातचीत और सहयोग के काम किस तरीके से रिश्तों में प्रगाढ़ता लाएं, कौन से क्षेत्र हैं जहां आगे बढ़कर दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। इस दिशा में काम पहले से ही होता रहा है। नीलगिरी और केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के कारण मेट्टुपलायम में बेलूर बांध का जलस्तर बढ़ गया है, जो इसकी कुल क्षमता 100 फीट से बढ़कर 95 फीट हो गया है। प्रतिक्रिया में अधिकारियों ने मेट्टुपलायम और सिरुमुगई में नदी के किनारे रहने वाले निवासियों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है, जिसमें उनसे सतर्क रहने का आग्रह भी किया गया है, क्योंकि जलस्तर में वृद्धि जारी रह सकती है।
नक्सली नेताओं के मारे जाने पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस घटना में 2 शीर्ष नक्सली नेता मारे गए। मैं सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं और सलाम करता हूं। यह एक बड़ी सफलता है। हालांकि सरकार स्थानीय आदिवासी के खिलाफ फर्जी FIR और मामले दर्ज करके NIA का दुरुपयोग कर रही है। इस वजह से 30,000 से 40,000 युवा लड़के और लड़कियां राज्य छोड़कर चले गए हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना में 2 बड़े नक्सली लीडर मारे गए हैं। मैं जवानों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बड़ी सफलता है, लेकिन सरकार NIA का दुरुपयोग करते हुए वहां आदिवासियों पे जो FIR दर्ज कर रहे हैं, केस बना रहे हैं, फर्जी केस बना रहे हैं। उसके कारण से 30 से 40 हजार नौजवान लड़के लड़कियां प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गए गुजरात के पूर्व CM विजय रूपानी का पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच गया है। वाह, मस्त विचू लेवा मादिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस के साथ बैठक की। क्रिस्टोडोलिडेस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1-to-1 वार्ता हो रही है। इन पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि 23 वर्षों के बाद हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं साइप्रस, और भारत की वैश्विक रणनीति में साइप्रस की अहमियत को भी आप कैसे रेखांकित करेंगी? ममता जी, ये बहुत महत्वपूर्ण दृश्य हम अपने सामने देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भारत और साइप्रस के प्रधान साथ बैठे हैं, द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। साइप्रस के साथ भारत के पुराने अच्छे मित्रपूर्ण संबंध रहे हैं। यदि हम साइप्रस को देखें तो एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश है और भारत का सहयोगी देश रहा है। यूरोपियन यूनियन का 2004 से सदस्य है। और अब हम महत्वपूर्ण इसका बिंदु देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं, हमारी पहली गारंटी सरकारी कर्मचारियों के लिए थी। हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल किया। जब हमने यह पहली गारंटी पूरी की तो यह पहली कैबिनेट मीटिंग के दौरान ही हुआ था और उस समय कोई चुनाव नहीं था। अगर हम चाहते तो चुनावों का हवाला देकर इसे 2027 के बजट में शामिल कर सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं। हमने OPS को अपनी पहली गारंटी बनाया। पहली गारंटी सरकारी कर्मचारियों को हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को OPS दिया। और जब पहली गारंटी को हमने पूरा किया तो पहली कैबिनेट थी। उस समय कोई चुनाव नहीं हो रहे थे कि चुनावों के मद्देनज़र हम चाहते तो 2027 के बजट में कर सकते थे। हमने कहा कि नहीं, हमने पहली गारंटी OPS के रूप में दी। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, हमने OPS दी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को। हमने कहा कि रिटायरमेंट के बाद उनका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। जो बीजेपी की सरकार केंद्र की है और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने हमारी 1,600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग को, जो उनके समय मिलती रही, बंद करवा दिया। एडिशनल बोरिंग का मतलब है कि हमें 1,600 करोड़ अगर हम OPS नहीं देते तो हमें वो जारी रखनी थी। लेकिन हमने ये नहीं देखा, हमने देखा कि सरकार के कर्मचारी और अधिकारी जो इस प्रदेश की विकास में एक नई गाथा लिखी, एक नया इतिहास लिखा है। जब वो 30 साल बाद या 35 साल बाद नौकरी करके जाएंगे और उसके बाद उनके पास अगर हम इकट्ठा पैसा दे देंगे, वो भावनात्मक रूप से अपने बच्चे के कहने से कहीं खर्च कर देंगे और बाद में उनके पास कोई पैसा नहीं रहेगा, तो उनको सुरक्षा, वृद्धावस्था की सुरक्षा कैसे मिलेगी? तो आज हमने OPS देकर उन सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को हर महीने एक अश्योर्ड इरिगेशन दी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ।
झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद दामोदर अग्रवाल ने IANS से कई मुद्दों पर बातचीत की। कनाडा के खालिस्तान समर्थकों के द्वारा बच्चों का इस्तेमाल करने पर दामोदर अग्रवाल ने कहा कि खालिस्तानी मानसिकता को हिंदुस्तानी जनता ने पंजाब के आतंकवाद के साथ बाहर निकाल दिया था, लेकिन कनाडा जैसे देशों में कुछ खालिस्तानी मानसिकता के लोग भारत विरोधी बयान देकर इसको जिंदा रखना चाहते हैं। यह लोग छोटे छोटे बच्चों में जहर भरने का काम कर रहे हैं। भारत की जनता पूरी तरह से एकजुट है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सबने इसको देखा भी है। गोविंद सिंह डोटासरा के फोन टैपिंग वाले बयान पर बीजेपी सांसद ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया, इसलिए हार का फ्रस्ट्रेशन के कारण कांग्रेस से ऊपर से लेकर नीचे तक के नेता बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। जनता को भी इनकी बातों पर भरोसा नहीं। 21 जून को योग दिवस को लेकर दामोदर अग्रवाल ने कहा कि योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम होगा। राज्य के मुख्यमंत्री एक प्रमुख स्थान पर रहकर योग करेंगे और योग करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन करेंगे। बीजेपी ने राजस्थान में जिला और मंडल स्तर पर 19 और 20 जून को योग को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। खालिस्तानी मानसिकता को
पंजाब के आतंकवाद के साथ हिंदुस्तानी जनता ने नकार दिया था। आतंकवाद का भी खात्मा हो गया, लेकिन दुनिया में कनाडा जैसे एकाध स्थान पर खालिस्तानी मानसिकता के लोग भारत विरोधी बयान देकर इसको जिंदा रखना चाहते हैं और अब उन्होंने ये जहर छोटे बच्चों में भरकर उनको खड़ा करने का काम किया है। लेकिन भारत की जनता एकजुट, एक मुखी, एक राष्ट्र, एक जन के विश्वास रखती है और अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा 140 करोड़ भारतीय एक मुखी थे। हिंदुस्तान का प्रत्येक राजनीतिक दल का शीर्ष नेता दुनिया में जाकर भारत की एकता का प्रमाण और भारत की एकता का सबूत दे रहा था। पूरे देश में कांग्रेस को जनता ने ठुकरा दिया है और इसीलिए हार के फ्रस्ट्रेशन के कारण कांग्रेस के ऊपर से लेकर नीचे तक के तमाम नेता बेसिर पैर की बिना सबूत की बातें कर रहे हैं। आम जन को अब कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट पर कोई भरोसा नहीं रहा है और इन सब बातों का कोई औचित्य मैं नहीं समझता। लेकिन कांग्रेस राज में तो खुद फोन टैप हुए थे, विधायकों ने आरोप लगाए थे। यदि कोई आरोप है तो उसकी जांच हो जाती है, हो जाएगी, पहले भी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई सच्चाई है। 21 जून को योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी एक प्रमुख कार्यक्रम के स्थान पर स्वयं उपस्थित रहकर उत्साहवर्धन करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 21 जून से 2 दिन पहले 19 और 20 जून को देश भर के सभी मंडल स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करने का एक लक्ष्य तय किया है। राजस्थान में भी 1100 से अधिक मंडलों पर, एक हमारे संगठन के 44 जिलों पर और कस्बाई क्षेत्र के अंदर महिलाओं के भी अलग से कार्यक्रम होंगे और इन कार्यक्रमों में योग प्रशिक्षकों का सम्मान भी होगा। कुछ नवाचार भी करने का हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे टारगेट के अनुसार प्रदेश भाजपा 21 तारीख से पूर्व लगभग 1500 कार्यक्रम करके योग के प्रति आम जन का झुकाव बने, इसका प्रयास करेगी और तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता 21 तारीख के कार्यक्रम में अपने अपने स्थान पर योग दिवस के दिन उपस्थित रहेंगे। हरियाणा मंत्री राजेश नागर कहते हैं, आज भारत जिस गति से प्रगति कर रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। अगर हम 2014 से पहले और उसके बाद के भारत की तुलना करें तो हम महत्वपूर्ण बदलाव देख सकते हैं। 2014 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 11वें स्थान पर थी और आज हम 4थे स्थान पर पहुंच चुके हैं। देखो, आज जो भारत हमारा देश जिस गति से तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। 2014 से पहले भारत की बात करें और 2014 के बाद के भारत की बात करें तो आज बहुत सारा बदलाव आप देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था जब 2014 में हमारी सरकार बनी, भारत की हम 11वें स्थान पर थे और आज की बात करें हम 4थे स्थान पर आ गए हैं। जिस गति से, जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, हम जल्दी पहले 3 स्थान पे आ जाएंगे। और आज अगर हम बात करें हाईवेज की, सड़कों की, तो आज सभी जिलों को हमारे देश के 4 लेन से जोड़ दिया गया है। हाईवेज जो पहले 10-15 किलोमीटर की एवरेज आती थी, आज 30 से ज़्यादा किलोमीटर की एवरेज आ रही है। एयरपोर्ट की बात करें, 2014 से पहले भारत में 70-72 एयरपोर्ट होते थे और इन 11 सालों में 150 से ज़्यादा, मतलब 80 से ज़्यादा एयरपोर्ट हमारे पूरे भारत में हो गए हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सैर कर सकता है, तो आज आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े सिटीज़ को, बड़े बड़े टाउन को, कई नए रूट जो हमारे बने हैं एयरपोर्ट जुड़ने के बाद। हमारे हरियाणा में भी पहला एयरपोर्ट हिसार से चालू हुआ। अगर हम बात करें महिलाओं की,
जो आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में 33% का और विधानसभा में 33% का दिया। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को गैस के कनेक्शन, गैस के चूल्हे दिए गए और सिलेंडर की जो कीमत है वो भी 500 रुपये में हमारे गरीब परिवार के लोगों को हम दे रहे हैं। इस तरह से और भी बात करें, खिलाड़ियों की बात करें, 2014 से पहले जो हमारे खिलाड़ी थे, अगर आप मेडल की टैली देखेंगे और आज की जो टैली देखेंगे, किस तरह से हमारे कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, ओलंपिक्स की बात करें, चाहे हम वर्ल्ड मीट की बात करें, पैरालंपिक्स की बात करें, एशियन गेम की बात करें, आज खिलाड़ी हमारे देश के लिए जो मेडल जीत कर ला रहे हैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है आज। और हमारे युवाओं के साथ साथ जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो एक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गरीब परिवार का जो भी आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी सारी सुख सुविधाएं मिलें, सारे लाभ मिलें, जिससे वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और जो उनको लाभ जो मिलने हैं उनको सारे लाभ मिले। जम्मू कश्मीर के विधायक अरविंद गुप्ता ने आज अमरनाथ यात्री बेस कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है और हम इस समय अमरनाथ यात्रा बेस कैंप में है। यह यात्रा करीब 38 दिनों तक चलेगी। हाल की परिस्थितियों को देखते हुए लोगों में थोड़ी चिंता थी, लेकिन मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग और पूरा प्रशासन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूँ कि वे आएं और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद ले। जम्मू कश्मीर आपका खुले दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है। आपको ध्यान में होगा कि 3 जुलाई से जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, हम अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पे हैं। अप्रोक्सीमेटली 38 डेज की ये यात्रा रहेगी। थोड़ा सा पिछले दिनों के सर्कमस्टेंसेस देख कर थोड़ा सा लोगों में एक माहौल था, वो अलग सा माहौल था, लेकिन मैं पूरे देशवासी और जम्मू कश्मीर के वासी जो हैं पूरी यात्रा को तैयारी में है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तैयारी में है और मैं पूरे देश के देशवासियों को एक आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर आपको स्वागत के लिए तैयार है और बाबा बर्फानी के दर्शन और बाबा बर्फानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी हुई है। आपने देखा होगा कि अमरनाथ यात्री निवास में किस तरह की व्यवस्था सिक्योरिटी को लेके, लोगों की एकोमोडेशन के लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, उनकी पानी की, मेडिकल की सारी व्यवस्था जो है हमने की, एडमिनिस्ट्रेशन ने और हम सब ने मिल के की हुई है। मेरे को लगता है कि एक अच्छा माहौल रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए, एक अलग सा माहौल रहेगा। लोगों में भी एक काफ़ी उत्साह है इस यात्रा को लेके। हर बार ये एक नया उत्साह होता है, लेकिन इस बार एक अलग सा उत्साह है जम्मू कश्मीर में आने के लिए। जम्मू कश्मीर पूरा बर्फानी, बाबा बर्फानी के दर्शनालुओं का और पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग इस यात्रा में सम्मिलित होंगे उनका स्वागत करता और वेलकम करता। उत्तर प्रदेश के मथुरा में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। दरअसल यहाँ के गोविंद नगर इलाके में मिट्टी के टीले पर बने कई मकान भरभरा कर गिर गए। इस भीषण हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य मलबे में दब गए। जानकारी के मुताबिक टीले के पास खुदाई चल रही थी, जिससे ऊपर बने 4 से 6 मकानों की नींव कमजोर हो गई और वो अचानक से ढह गए। सूचना पाकर प्रशासन और राहत बचाव की टीम ने अभियान शुरू करके 3 शवों को बाहर निकाला, जिसमें 2 बच्चियां भी थीं। मौके पर स्थानीय बीजेपी विधायक श्रीकांत शर्मा भी पहुंचे और इस घटना को लेकर उन्होंने दुख जताया। ये रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू करने के बाद में रेस्क्यू करके लोगों को बचाव कार्य पहले प्राथमिकता में है। बाकी जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि स्थान को खाली कर दें, जिससे कि रेस्क्यू में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी तरफ जिला अस्पताल के सीएमएस नीरज अग्रवाल ने घटना में अब तक हुई मृतकों की संख्या के बारे में बताया, जिसमें 2 बच्चियों के भी होने की उन्होंने पुष्टि की। और सभी लोग अभी यहाँ लाए गए थे और जो 3 लोग थे उनमें से 2 बच्चे था, एक की उम्र 4 साल, एक की 6 साल। यहाँ आए थे वो लोग मृत अवस्था में आए थे। उन लोगों ने कहा कि कोई वहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही है, उसी में से उनको लाया जाता है एम्बुलेंस। सभी लोग मृत अवस्था में थे। अभी तक 3 लोग यहाँ पर आए जिला अस्पताल में। हम लोगों की टीम यहाँ पर सब लोग हैं, यहाँ पर सब तैयार है और लोगों को अगर कोई आएंगे तो पूरे इलाज के लिए हम लोग। इस घटना के बाद परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। परिजन ठेकेदारों पर बिना जानकारी के खुदाई का आरोप लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं।
अब वो लौट के तो आने या नहीं है, मन समझाने से होता क्या है। मेरे दोनों ही लड़की थी, एक लड़की मेरी 2.5 साल की है और एक लड़की 7 साल की, एक 2 में पढ़ती थी। मैं अपनी एक जो ससुराल में छोड़ने आया था बच्चों को, 7-8 दिन से पानी नहीं आ रहा था वृंदावन में, तो इसलिए मैं छोड़ने आया। तो मैंने ये यहाँ रह लेंगे, मुझको क्या मालूम आया ऐसा काम चल रहा है, मैं छोड़े नहीं आता। जबकि प्रशासन ये कहता है कि आपको नोटिस देना चाहिए या आप कोई भी कार्रवाई करते हो या मकान खाली करवाओ वहां से, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस अपना ये है कि जेब गर्म करने के चक्कर में वहां से मट्टी वगैरह हटाई है, इतनी सी मट्टी छोड़ी कि वहां पे कुछ हो सके, उसकी वजह से आज ये मकान गिरे हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसने भी ये कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। घटना बेहद हैरान करने वाली है और हादसे के पीछे के कारणों को भी तलाशा जा रहा है। अधिकारियों की माने तो मलबे के नीचे अभी भी कई लोगों के फंसे होने की संभावना है। जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।